नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। दिवाली की रात बस स्टैंड पर बड़ा हादसा हुआ। बड़ी खबर, हमीरपुर बस स्टैंड पर खड़ी बस में आग लग गई। तो खड़ी बस में आग लगी, चंद मिनटों में ही निजी बस जलकर खाक हो गई है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। तो दमकल ने दूसरी बसों को जलने से बचाया है। ये बड़ी खबर, दिवाली की रात बस स्टैंड पर बड़ा हादसा। हमीरपुर बस स्टैंड पर खड़ी बस में आग लग गई, चंद मिनटों में ही निजी बस जलकर खाक हो गई। अशोक राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, कैसे ये आग लगी, क्या हुआ था, किसी के तात होने की भी जानकारी है क्या? देखिए जी, ये बीती रात की घटना है। दिवाली का पर्व मनाया जा रहा था और बस स्टैंड पर ये बस जो थी, निजी बस पार्क की गई थी और अचानक से इस बस में आग लग गई। हालांकि किसी को इस बारे में भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि आग लगने के क्या कारण थे, पर जिसकी सूचना जब स्थानीय लोगों द्वारा जो है अग्निशमन विभाग को दी गई और मौके पर अग्निशमन विभाग ने जो है बस पर जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया। और गनीमत यह रही कि आसपास की जो बसें थी बस स्टैंड में पार्क की हुई, उन बसों को भी तुरंत वहां से हटाया गया और बड़ी जो अनहोनी घटना थी वो नहीं हो पाई है। ये गनीमत रही है जी। बिल्कुल अशोक, हालांकि फिलहाल जानकारी कोई मिल पाई है कि ये कैसे हुआ और उस दौरान क्या आसपास किसी तरीके के पटाखे वगैरह यहाँ जलाए जा रहे थे जिस वजह से हादसा हुआ हाँ ये? जी जी अंजलि, बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कोई पटाखा या आतिशबाजी ना हो जिसके चलते जो है बस में आग लगी हो। ये जो है पूरा जांच का विषय है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और अब इसकी जांच की जा रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिवाली पर्व का त्योहार दरअसल हमीरपुर में अपने घर में मनाया। दिवाली पर्व पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर बधाई देने के लिए तांता लगा रहा और प्रदेश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं ने घर पर आकर दिवाली की बधाई दी। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, जिला भाजपा महामंत्री अजय रिंटू, भाजपा सोशल मीडिया जिला संयोजक अभिषेक शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल के लिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान से बल मिला है। हिमाचल प्रदेश की हैंडबॉल वुमेन्स टीम ने शानदार प्रदर्शन नेशनल गेम्स में किया और एक तरफा जैसे लगता है कि चैंपियंस खेलते हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, वैसे हिमाचल की हैंडबॉल वुमेन्स टीम ने एक प्रदर्शन किया। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी टीम हमारी कबड्डी महिलाओं की, उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और नेशनल चैंपियन बनी। तो महिला खिलाड़ियों ने जितना शानदार प्रदर्शन किया है, इसको देख के लगता है कि हिमाचल को ऐसे कुछ खेलों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जहां पर मेडल की संभावनाएं हैं, जहां पर और प्रयास करें। जैसे एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में बहुत संभावनाएं हैं, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इन गेम्स में बहुत संभावनाएं हैं, बास्केटबॉल में हम अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी शॉर्टलिस्ट भी करें, उनमें और सुविधाएं भी दें और भविष्य के लिए मेडलिस्ट को तैयार भी करें। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और बड़े राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी के नई तकनीक से बनने वाले भवन का निर्माण कार्य बीते एक वर्ष से बंद पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की पूर्व में रही बीजेपी सरकार के समय में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस भूकंपरोधी 5 मंजिले एकेडमिक भवन के लिए लगभग 26 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की थी, लेकिन बाद में भवन को स्टील फैब्रिकेटेड बनाने के लिए दोबारा से एस्टीमेट बनाया गया, जो कि लगभग 41 करोड़ के करीब है। इस भवन का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ, जिसमें ज्यादातर कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े भवन को छत डालने का कार्य, क्यूजे फिनिशिंग का कार्य जो है वो पूर्व सरकार के समय में ही ठप हो गया था।
इसका कारण न अतिरिक्त बजट का प्रावधान न होना है, नई सरकार भी अभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। और बीच में जो है इसका दोबारा रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया, और रिवाइज एस्टिमेट बनाने का कारण ये था कि जो एस्टिमेट पहले बना था उसमें स्टील फैब्रिकेशन नहीं था। और स्टील फैब्रिकेशन, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी इसका प्रश्न किया था, और वर्तमान सरकार ने जब इसका जवाब दिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने, तो उसमें सारा इसमें जिक्र किया गया था कि स्टील फैब्रिकेशन बढ़ने की वजह से 5-5.5 करोड़ का अतिरिक्त इसमें पैसे का प्रावधान करना पड़ेगा। और क्योंकि ये काम पिछली सरकार के वक्त ही बंद हो गया था, क्योंकि इसमें फंड्स नहीं थे, वर्तमान सरकार में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका काम दोबारा से शुरू हो। और उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं पीछे ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ थे और घर में उनसे मिला, और ये मंडी का जो प्रपोज़ल है इसके लिए फंड्स जो हमारा, क्योंकि अब 41 करोड़ का इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है इसको विभाग ने दी है। उधर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों में जगी है और बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब कहीं न कहीं पर्यटन कारोबारियों को एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद जगी है। अटल टनल, रोहतांग सहित मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हाल ही में जो मनाली और इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, इससे जो है पर्यटन क्षेत्र में टूरिस्ट की आमद जो है बढ़ी है, और आने वाले समय में भी जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको उम्मीद है कि और जो है टूरिस्ट का आवागमन यहाँ पर बर्फ पड़ने के कारण बढ़ेगा। पर इस बार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुशहरे का जो पर्व था इसमें टूरिस्ट का उतना आगमन नहीं हुआ है। मनाली के होटल्स बहुत सारे हैं जो खाली रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो आने थे उनकी कहीं ना कहीं बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हुई है, जो हमें अपडेट्स मिली हुई है। इस तरह से अभी रिसेंट में बर्फ़बारी हुई है तो वो काफ़ी एक अच्छी खबर लेकर आई है। इसकी वजह से कुछ इंक्वायरीज़ भी होटल व्यवसायियों के लिए, पर्यटन कारोबार के लिए बढ़ रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस कैटास्ट्रोफी के बाद हमारा पर्यटन कारोबार काफ़ी डाउन हुआ है वो वापस पटरी पर आ जाएगा। जो हायर रिचीज थी और जहाँ पे हमारे स्नो पॉइंट्स थे वहाँ तक अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, तो इससे लगता है कि आने वाला समय में जो नवंबर और दिसंबर का महीना है उस पर टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिस्ट जो वैली की तरफ आता है वो बर्फ देखने आता है और दे वांट टू एंजॉय इन द स्नो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बर्फ लिए पर्यटक व्यवसाय के लिए चांदी से कम नहीं है, और साथ ही साथ जो खासतौर पर एनवायरनमेंट को लेकर, जो पेड़ पौधों को लेकर, उसके लिए भी बारिश है बहुत सोने की तरह, जिसे हम कह सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मंडी जिले में दरअसल बरसात के सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आई आपदा से जिले के 389 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 25 स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 364 स्कूलों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों की संख्या 57 है, जिसमें से 5 स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 52 स्कूलों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। मिडिल और प्राइमरी स्कूलों की संख्या 332 है, जिसमें से 3 मिडिल स्कूल और 17 प्राइमरी स्कूलों के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 312 स्कूल भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। हायर एजुकेशन के हमारे जो स्कूल डैमेज हुए थे वो थे 57, तो 57 में से 52 स्कूल जो थे वो पार्शली डैमेज थे। तो हमारे जो प्राइमरी स्कूल थे लगभग वो 332 ऐसे स्कूल थे जिनमें पार्शियल और फुली डैमेज हुए थे। तो 20 स्कूल ऐसे हैं हमारे जिसमें 17 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हैं और 3 जो है वो स्टैंड मिडिल स्कूल हैं जिसमें टोटली वो डैमेज हुए थे, और 312 ऐसे स्कूल हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं। ये जितने भी हमारे पार्शली और फुली डैमेज हुए थे हमने इसका एस्टिमेट और ड्राइंग वैसे बना दिया है, और हमने अधिकांश का जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भेज दिया है। बाकी हमारे जितने भी ये 17 प्राइमरी स्कूल हैं और 3 स्टैंड मिडिल स्कूल हैं, ये कहीं ना कहीं हमने अभी इसका टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है,
और इन स्कूलों को हमने कन्वे किया है, बहुत सारों का हमने एस्टीमेट और ड्राइंग जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को भेज दिया है। उधर आपको बता दें कि चाइना में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले मंडी जिले के नगवाई के सपूत हवलदार अजय कुमार का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और अजय कुमार ने टकोली स्थित क्षेत्र के देवता लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शीश नवाजा। बता दें आपको कि अजय कुमार के स्वागत के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। अजय कुमार के घर पर सभी लोगों ने धाम का भी आनंद लिया। इस मौके पर द्रंग के विधायक पूर्ण ठाकुर और एसडीएम वाली चौकी मोहनलाल शर्मा, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, स्थानीय पंचायत प्रधान श्याम शर्मा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे। व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया जिससे आप जल्द से जल्द मुफ्त में और आसानी से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन जहां इतनी आसानी वहां सुरक्षा का भी खतरा रहता है। लेकिन अब मेटा ने अब इसे और सुरक्षित बनाते हुए अपने कॉलिंग फीचर में प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल का ऑप्शन रोल आउट कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मेटा का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कॉलिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल फीचर रोल आउट कर दिया है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ साथ ये एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्ट होगा। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपकी आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिखेगी। इसके अलावा यूजर्स की लोकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस और जासूसी जैसे थ्रेट्स ब्लॉक हो जाएंगे, यानी आपकी लोकेशन को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। दरअसल अभी आईपी एड्रेस के जरिए किए गए कॉल की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद अब कॉलिंग के दौरान कॉलर की लोकेशन को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। व्हाट्सएप को अमेरिका के ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने 24 फरवरी 2009 को बनाया। दुनिया भर में 2 बिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप के मंथली यूजर्स हैं। 500 करोड़ से ज्यादा बार प्ले स्टोर और 200 करोड़ से ज्यादा बार एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। 2010 में भारत आया। देश में 487 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। प्ले स्टोर से 8वीं सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। एक दिन में भेजे जाते हैं 1 अरब से ज्यादा मैसेज। चीन, ईरान, सीरिया, यूएई, उत्तर कोरिया और क्यूबा में बैन है व्हाट्सएप। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल फीचर यूजर्स के आईपी एड्रेस की सिक्योरिटी के लिए व्हाट्सएप सर्वर के जरिए कॉल को रिडायरेक्ट करने का काम करता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। यह एड्रेस कुछ नंबर को स्पेशल फॉर्मेट में लिखकर तैयार किया जाता है। इस एड्रेस की मदद से हम किसी भी चीज को इंटरनेट पर एक्सेस कर पाते हैं। कॉलिंग के अलावा व्हाट्सएप चैनल में जल्द ही यूजर्स को ग्रीन चेक मार्क ब्लू कलर में दिखाई देगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कंपनी बीटा वर्जन में इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। बढ़ेंगे आगे। उधर उपमंडल नालागढ़ के तहत बवासनी पंचायत के कई गांवों में पिछले दिनों आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ था। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और साथ ही आपदा के कारण या तो सरकारी संस्थानों में रहने को मजबूर हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। इसी के चलते पंचायत प्रधान के पूरे परिवार ने इस दिवाली पर्व को अपने घर पर न मनाने का निर्णय लिया और पंचायत प्रधान के पति और साथ ही उनकी माता और पूरा परिवार आपदा से प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर दिवाली पर्व को मना रहा है और माता सुरजीत कौर की अगुवाई में प्रभावित परिवारों को मिठाइयां और गिफ्ट देकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। पहले तो मेरी पंचायत की तरफ से व मेरी तरफ से हमारे परिवार की तरफ से दिवाली की सबको मुबारक। और जितने भी आपदा से ग्रस्त लोग हैं, हमारे परिवार ने हमने फैसला किया कि हम दिवाली इनके साथ ही मनाएंगे।
क्योंकि इन पे काफ़ी भारी इनका नुकसान हुआ है। और जो भी हमारे लिए आगे के लिए भी जो भी हम इनकी सेवा कर सकेंगे हम करेंगे। पूरे गांव की तरफ से और उस परिवार की तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं जी। और हम सबसे ज़्यादा करेंगे अपने प्रधान जी, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं जी। और जो भी है सारा कुछ हमारा इतना देखभाल करके शेडों के लिए भी पत्रे भी दे रहे हैं, मुआयना करा रहे हैं और सब काम करा रहे जी। हम अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी हैं जी। और हमारी तरफ से पूरे परिवार गांव जो भी है, हम सोच रहे हैं कहीं हमारे को जगह मिले, अच्छी जगह मिले जहां हम अपना पूरा गांव और एक जगह हम स्थापित हो जी। आज बड़ा खुशी का अवसर है कि महाप्रलय के बीच में हमारे भाइयों को जो आपदा आई थी, उस आपदा के उपलक्ष्य में भगवान ने इन पर बड़ी कृपा की है। हमारा डिपार्टमेंट, हमारे प्रधान जी आज मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। वो वितरण करके इनके शांति दे, सुख शांति दे, इनके समृद्धि के लिए भगवान पर कृपा करे। उधर दिवाली पर्व के चलते दरअसल हमीरपुर के नादौन उपमंडल भवना चौक पर दरअसल बिट्टू हलवाई ने 150 वर्ष पुराने लाहौर के सांचों में फ्रूट और वेजिटेबल नुमा मिठाइयां बनाई जा रही हैं, जिसे देखकर हर कोई धोखा खा जाए, जिसमें दरअसल भिंडी, अखरोट, केला, मक्की और गोभी लग रही हैं। लेकिन वास्तव में खोए और मावे से बनी ये मिठाइयां हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इन मिठाइयों की डिमांड हिमाचल में ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांव भवना चौक पर ये जो मिठाई है वो यहां पर बनाई जाती है। उधर आपको बता दें, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमित ठाकुर अंत्याग यात्रा के दौरान ऊना के हरोली विधानसभा में यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यालय विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर आपको बता दें रोमित ठाकुर ने कहा कि चिट्टा आदि नशा तस्करों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर फांसी या फिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए और नशा माफियाओं की संपत्ति को कुर्क कर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2025 में पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़कर संगठन को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनावों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा में, शिमला लोकसभा, मंडी लोकसभा, कांगड़ा लोकसभा, अब हमीरपुर लोकसभा में है और स्वर्ण समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये जो डकैत बैठे हैं, डकैतों के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर स्वर्ण समाज के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जातिगत आरक्षण को 75% इन लोगों ने पहुंचा दिया, जहां पर वोट का आधार इन्होंने जाति को बना दिया। एक वर्ग स्वर्ण समाज भी इस देश में रहता है, उसके भी अधिकार हैं, उनके बच्चों के भी अधिकार हैं, जहां पर ये हमारे बच्चों की तरफ अपनी आंख कानी करके बैठे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, स्वर्ण मोर्चा इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में। उधर चर्चाओं में रहने वाला चुनाव विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव में कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव की पंचायतों में सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उपमंडल चुराह के ग्राम पंचायत तीसा 2 की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया और 20 से अधिक का सीमेंट के बैग खराब हो चुके हैं, जिससे कि अब पंचायत प्रतिनिधि सवालों के घेरे में खड़े हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पे हमारे विद्यालय में स्कूल के जो ग्राउंड का जो डंगा जो क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके लिए हमने जो है बजट की डिमांड करी थी और हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के माध्यम से 10 लाख रुपया जो BDO ऑफिस खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आया था और उसका जो क्रियान्वयन है वो हमारी यहाँ की पंचायत तीसा 2 की पंचायत जो करवा रही थी और ये लगभग 7-8 महीने से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। चलिए, इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।